Hello everyone, how are you all? I welcome you all to IS Ment, Rise with Right Mentor. Today in this video, we are going to discuss about the types of inflation. देखिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. Now in this video, based on that understanding, now we will understand what types of inflations do exist. Okay, so शुरू करते हैं. चलिए आइए देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट इज इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन इट्स रेट, यानी कि किस रेट पे इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है. ठीक है, इसके ऊपर कुछ टाइप्स बने हैं. फिर उसके बाद है टाइप्स बेस्ड ऑन कॉजेज, कि इन्फ्लेशन होने के कॉजेज क्या क्या हैं. और थर्ड है टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि कौन सा इन्फ्लेशन कितना ज्यादा सीवियर है. ठीक है, तो ये तीन बेसिकली मेजर टाइप्स हैं. इनके अंदर फर्दर सब टाइप्स हैं, उनको हम देखते हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट. ठीक है, कि रेट के अकॉर्डिंग क्या क्या इन्फ्लेशन है. देखिए क्या क्या इन्फ्लेशन है. सबसे पहले होता है डिफ्लेशन, फिर डिसइन्फ्लेशन, फिर रीफ्लेशन, फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर रनिंग इन्फ्लेशन, फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड देन हाइपर इन्फ्लेशन. These are the 8 types of inflations which are as per the rate of inflation. ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन कितना है भाई, 1%, 2%, 5%, 10%, 100%, कितना इन्फ्लेशन है, उसके बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन है. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से. दैट इज डिफ्लेशन. डिफ्लेशन क्या होता है? देखो डिफ्लेशन एक बहुत सीधा सा मतलब है. डिफ्लेशन वो होता है जहां पे प्राइसेस नेगेटिवली राइज कर रहे हैं, यानी कि प्राइसेस का जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज 100 रुपीज की थी, नाउ इट बिकेम ₹4.90. ठीक है, 100 की चीज 90 रुपए में आ गई, तो यहां पे क्या हुआ? राइज क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव परसेंटेज, यानी कि प्राइस बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो गया. ये होता है डिफ्लेशन. देखो इसको ऐसे समझो, ये डायग्राम से, ये है लाइन 0% प्राइस की. 0% प्राइस मतलब जहां पे प्राइस ना तो बढ़ा ना कम हुआ. ठीक है, वो है 0% लाइन. अगर इन्फ्लेशन इस 0% राइज से भी नीचे आ जाए, यानी कि चीजों की कीमत कम होनी शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन. ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन. सस्टेन्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. सस्टेन्ड डिक्रीज. ठीक है, सस्टेन्ड डिक्रीज मतलब लगातार डिक्रीज हो रहा है. सस्टेन मतलब जो बना हुआ है. भाई डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो ही रहा है. ठीक है, सस्टेन्ड. फिर इसके बाद इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%. बिलो 0% मीन्स प्राइसेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ठीक है, फिर इसके बाद इंडिकेट्स reduced economic activity and purchasing power. Purchasing power of what? Purchasing power of people. Here it is not written the purchasing power of money. Inflation की definition में हमने क्या देखा था कि purchasing power of money increase हो रही थी या decrease हो रही थी. यहां पे हम मनी की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम लोगों की परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं. ठीक है, हालांकि प्राइसेस कम हो रहे हैं. अब यहां पे एक चीज को समझो बहुत ध्यान से. देखो हालांकि प्राइसेस कम हो रहे हैं, उस हिसाब से तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए थी. भाई 100 की चीज अगर 90 में, 80 में, 50 में मिलने लगे,
तो इस हिसाब से तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़नी चाहिए ना। बट उसके बाद भी हम ये बात कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर लोगों की जो है वो कम हो रही है। क्यों हो रही है, इसको हम आगे समझते हैं, आगे के स्लाइड्स में समझते हैं। अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा है कॉन्सेप्ट। प्राइस कम होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए थी, बट एक्चुअल में प्राइस कम तो हुए लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, इसको आगे की स्लाइड्स में समझते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया कि डिफ्लेशन का मतलब होता है कि चीजों की कीमत का कम होना। ठीक है, आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन के क्या कॉजेज होते हैं भाई, क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, यानी प्राइसेस जो है वो कम होने शुरू हो गए। रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड। भाई प्राइसेस कब कम होंगे, जब डिमांड ही नहीं होगी। अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो उसके रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। भाई अल्टीमेटली माल तो बेचना है ना, जो बन गया, जो बन के रखा हुआ है उसको अल्टीमेटली बेचना तो है ना। तो क्या होगा, जब इस कीमत पे रेट माल नहीं बिक रहा तो उसकी कीमत कम कर देंगे, शायद तब बिक जाए, है ना। तो इसलिए रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड। फिर सेकंड एक ऑप्शन हो सकता है कि एक्सेस सप्लाई। मान लो कंज्यूमर डिमांड तो कम नहीं हुई, सपोज डिमांड ऑफ कार्स। मान लीजिए कि अभी हमारी इकोनॉमी में पीपल आर डिमांडिंग 100 कार्स इन अ ईयर, 100 कार्स इन अ ईयर। सपोज अगले साल क्या होने लगे कि नाउ पीपल आर स्टार्टिंग डिमांडिंग ओनली 80 कार्स पर ईयर। लास्ट ईयर पीपल वर डिमांडिंग 100 कार्स इन अ ईयर। इस साल क्या हुआ कि लोग सिर्फ 80 कारें ही डिमांड कर रहे हैं, तो 20 कारों का क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। तो फर्स्ट ये हो गया रिड्यूस्ड इन डिमांड ऑफ कार्स। सेकंड कॉज क्या हो सकता है, सपोज डिमांड जो है वो अभी भी 100 कार्स पर ईयर की है, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, लेट सपोज। बट व्हाट हैपेंस इज कि पिछले साल जो सप्लाई थी वो 100 कार्स की थी। इस साल जो सप्लाई है, सपोज मैन्युफैक्चरर ने मान लो 120 कार्स बना दी, तो क्या हुआ, 20 कार्स एक्स्ट्रा बच गई। अब 20 कार्स एक्स्ट्रा बच गई, अब भाई जो बन गई उनको तो बेचना है ना। तो क्या हुआ, डिमांड तो 100 कार की है, बन गई 120, तो प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बेचनी तो सारी है ना जो बन गई, उनको रख तो सकते नहीं, रखेंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान है ना। थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है, मॉनिटरी कॉन्ट्रैक्शन। मॉनिटरी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, मॉनिटरी मतलब पैसा, ठीक है। मॉनिटरी कॉन्ट्रैक्शन मींस पैसे में कमी, यानी कि मार्केट में जो पैसे की सप्लाई है, मॉनिटरी का मतलब होता है पैसे की सप्लाई, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, वो होता है मॉनिटरी। अब मॉनिटरी सप्लाई में कमी हो गई, यानी कि बाजार में जो नया पैसा आ रहा था उसके अंदर कमी आ गई, बाजार में नया पैसा थोड़ा स्लो आ रहा है। अब पिछले साल जितना पैसा आ रहा था इस साल उससे कम पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, लोगों के हाथ में कम पैसा होगा। जब लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो डिमांड भी कम करेंगे, है ना। मैंने आपको जो कहा था कि डिफ्लेशन में डिमांड तो बढ़नी चाहिए, रेट कम हो गए लेकिन फिर भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, क्यों, ये उसके रीजन है कि भाई मार्केट में पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा तो लोगों के हाथ में पैसे है ही नहीं खर्च करने के लिए, जब खर्च करने के लिए ही नहीं है तो डिमांड क्या करेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी ना। तीसरा ये रीजन हो सकता है।
फिर चौथा रीजन क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। मींस पहले मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को, मान लीजिए वो 50 रुपए में बना रहा था। भाई मान लो कोई नोटबुक है, नोटबुक की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो 50 रुपए थी, ठीक है। सपोज टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, नई मशीनरी आई और एडवांस टेक्नोलॉजी आई। अब इससे क्या हुआ कि पेपर सस्ता बनने लगा। पेपर सस्ता बनने लगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की जो लागत थी, यानी कि प्रोडक्ट बनाने पे जो खर्च लग रहा था, वो अल्टीमेटली कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कम हो गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसी सेम रेट पे तो मार्केट में बेचेगा नहीं, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन भी तो है ना। भाई दूसरे लोग भी तो नोटबुक बना रहे हैं ना। मान लो मैं भी नोटबुक बना रहा हूँ और बहुत, और सपोज 10 लोग और नोटबुक बना रहे हैं। अब मैं कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आया जिसकी वजह से नाउ आई एम एबल टू प्रोड्यूस द सेम नोटबुक इन लेसर मनी। ठीक है, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई तो मैं मार्केट में क्या करूंगा, मैं उसको सस्ते में बेच दूंगा ताकि मेरी नोटबुक ज़्यादा बिके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है प्राइस फॉल होने का, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। रिसेशन एंड एक्सपेक्टेड प्राइस ड्रॉप्स डिस्करेज स्पेंडिंग। भाई ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो आप। सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, लेट सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आज मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, मैं अभी रुक जाता हूँ कुछ टाइम, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि कल को प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने के बजाय कम हो जाए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि प्रॉपर्टी का रेट कम होएगा, बढ़ेगा नहीं, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। मैं खरीदूंगा ही नहीं तो मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, है ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है प्राइसेस के कम होने का। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस कम होंगे तो मैं आज डालूंगा ही नहीं। हो सकता है ना कम हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कम होंगे तो मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं। आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड विल सी कि क्या हो रहा है, फिर मैं शायद इन्वेस्टमेंट कर दूं, बट आज तो नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये एक रीजन हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। अब ये तो हमने समझ लिया कि डिफ्लेशन होने के क्या क्या कारण थे। अब ये समझते हैं कि डिफ्लेशन तो चलो हो गया, लेकिन अब इस डिफ्लेशन की वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। तो पहला है इंक्रीज्ड रियल वैल्यू ऑफ डेट। हायर डेट बर्डन कॉजेज डिफॉल्ट्स। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। सपोज मैंने आज एक लोन लिया था, मान लो ₹1000 का, ठीक है, टू परचेज सपोज वन कार। मान लो मैंने 1000 का लोन लिया था कार खरीदने के लिए। कार की उस टाइम कीमत थी 1000, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी कार की कीमत हो गई 800 रुपए, ठीक है। लेकिन मैंने इस कार को खरीदने के लिए लोन कितने का लिया हुआ था, 800 रुपए का, 1000 रुपए का। यानी 1000 रुपए का लोन मैंने लिया था कार खरीदने के लिए, लेकिन अब उस कार की ही कीमत कम हो गई, 800 रुपए हो गई। तो कायदे से तो मुझे लोन कितना लेना चाहिए था, यानी कि आइडियली मुझे लोन कितना लेना चाहिए था, 800 रुपए का। लेकिन मैंने ले कितने का लिया, 1000 रुपए का। चलो, एक तो ये हो गया। इसका ये हो गया इंक्रीज्ड रियल वैल्यू ऑफ डेट, कि मेरे लोन की जो रियल वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। भाई 800 रुपए की चीज के लिए मुझे 1000 रुपए लेने पड़े, ठीक है ना। तो 200 रुपए अननेसेसरी मुझे लेने पड़े। चलो,
अब इससे डिफॉल्ट क्यों बढ़ेंगे? इसलिए डिफॉल्ट नहीं बढ़ेंगे कि मैं सोचूंगा यार 800 रुपए की चीज है, मैंने तो 1000 ले लिए, चलो मैं तो लोन ही नहीं देता। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि अगर 800 रुपए की कीमत कार में कम हुई है, भाई चलो मैंने कार लेनी है, लेकिन मैं कोई ना कोई तो बिजनेस, कोई ना कोई तो जॉब कर रहा हूं ना, तभी तो मैंने लोन लिया, तभी तो मुझे लोन मिला। लोन, जो कोई काम नहीं करते उनको लोन थोड़ी मिलता है। लोन आपको आपकी इनकम के अगेंस्ट में मिलता है। ठीक है, मेरी कोई ना कोई तो इनकम सोर्स होगा ना, कोई ना कोई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ तो कर ही रहा हूँ। अगर कार में प्राइसेस कम हुए हैं, तो मैं जो बेचता हूँ उसके भी तो प्राइसेस कम हुए होंगे ना, है ना? और प्राइसेस कम हुए होंगे तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उसकी डिमांड कम हो गई, यानी मेरा भी तो माल बिकना कम हुआ ना। अब मेरा अगर माल बिकना कम होगा तो मेरी तो कमाई कम हो गई ना। भाई पहले तो, एक तो मुझे 800 रुपए की चीज के बदले में 1000 रुपए का लोन लेना पड़ा। मुझे 800 रुपए की चीज के बदले में पहले तो 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ऊपर से चलो मैं 1000 चुका भी दूं, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ कि मेरी खुद की जो इनकम थी, यानी कि जिसको देखकर मुझे 1000 रुपए मिले थे, वो इनकम इटसेल्फ भी मेरी कम हो गई। बिकॉज मेरा भी तो माल बिकना कम हो गया ना, मेरे भी तो सेक्टर में डिफ्लेशन आया ना। डिफ्लेशन तो पूरी इकोनॉमी में आता है ना। अब मेरे पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए। ठीक है ना? तो इस वजह से डिफॉल्ट्स भी बढ़ेंगे। समझ गए डिफॉल्ट का कारण? डिफॉल्ट का कारण ये नहीं है कि अब मैं मर्जी से देना ही बंद कर दूं, कि मैं क्यों दूं महंगा। नहीं, लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज कि सिंस देयर इज अ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, then the deflation will definitely be hitting my sector also. And if it will be hitting my sector, then in my sector there will be less sale. ठीक है, उसमें भी सेल कम होगी। when there will be less sale, then definitely there will be less income for me. If there will be less income for me, then how will I be able to repay the loan? So this is the reason why defaults will increase. बर्डन कैसे बढ़ा वो आप समझ गए, कि मैंने 1000 रुपए लिए थे, 1000 रुपए की चीज ले ली, अब उस चीज की कीमत कम हो गई, मुझे तो अननेसेसरी दोस्तों का घाटा लग गया पहले ही। दूसरा, मेरी खुद की इनकम भी कम हो गई। अब मैं वो 1000 रुपए चुकाऊं कैसे? चलो 1000 भी ना चुकाऊं, मान लो फॉर एग्जाम्पल भाई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि चलो ठीक है भाई, जो रियल वैल्यू है वही चुका दो, जो आज की मार्केट वैल्यू है वही चुका दो। वो भी तो चुकाने के लिए पैसे चाहिए ना, मेरी तो खुद की सेल कम हो गई, मेरी तो खुद की इनकम कम हो गई, तो मैं वो भी कहाँ से चुकाऊं? ठीक है, पहला कॉज तो ये रहा। दूसरा, रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये आप समझ ही रहे हो कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि पैसे ही नहीं है ना? थर्ड, हायर अनएम्प्लॉयमेंट। भाई जब मेरा माल ही नहीं बिक रहा, या जो थोड़ा बहुत बिक भी रहा है उसके अंदर मुझे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, भाई मुझे मिनिमम जो प्रॉफिट चाहिए मुझे वो आ ही नहीं रहा, या सपोज मेरा इतना भी प्रॉफिट नहीं आ रहा कि मैं अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर लूँ, मान लो उससे भी कम रेट हो गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने खर्चों को कम करूँगा ना। खर्चों को कैसे कम करूँगा? मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करूँगा कि भैया मेरे पास सैलरी नहीं है आप देने के लिए, क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा, पीछे से पैसे आ ही नहीं रहे, जो बिक भी रहा है वो बहुत सस्ते में बिक रहा है, तो मैं इतनी सैलरीज नहीं दे सकता, तो मैं ले ऑफ करूँगा। ले ऑफ करूँगा तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो जो लोग पहले सैलरी ले रहे थे, सैलरी लेके भाई बाजार में जाते थे, कुछ कोई जूता चप्पल कुछ भी खरीदते थे, अब जब उनकी इनकम बंद हो गई तो क्या वो मार्केट में जाके अब डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद फॉलिंग वेजेस। फॉलिंग वेजेस का भी आपको समझ में आ गया। भाई या तो मैं ले ऑफ ही कर दूंगा, या मैं उनको बोलूंगा कि भैया पहले आप 50,000 लेते थे, अब मैं तो 30,000 ही दूंगा, काम कर रहे हैं तो करो, नहीं तो जाओ। ठीक है। फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये समझ ही गए हम। लोअर प्रॉफिट्स, भाई प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है तो मैं करूंगा ही इन्वेस्टमेंट, है ना? तो इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज हुई इससे। ठीक है।
तो ये समझ गए आप रीजन। चलो आगे देखते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन। अब जरा उनके बारे में देखते हैं कि डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मींस मार्केट में जो रुपए की सप्लाई है उसे बढ़ा दो। कैसे बढ़ा दो? गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, देयर आर टू वेज थ्रू विच द सप्लाई ऑफ मनी कैन बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, उनको हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि गवर्नमेंट मार्केट में स्पेंड करना ज़्यादा शुरू कर देती है, ठीक है, या फिर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है सो दैट कि लोग अब ज़्यादा लोन लें। ठीक है, जो आरबीआई वाला केस होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला होता है, जो गवर्नमेंट अगर करेगी तो वो फिस्कल पॉलिसी होता है। मान लो टैक्स कट कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले जितने टैक्स लेती थी उससे टैक्स रिड्यूस कर दिया सो दैट कि लोगों के हाथों में पैसा बचे एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, राइट। सो वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है कि जब मार्केट में पैसे को पंप किया जाता है, जब गवर्नमेंट चाहती है कि लोग मार्केट में पैसा खर्च करें, तब उस टाइम पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। सिमिलरली फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस जैसे पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्स कट्स क्रिएट जॉब्स एंड डिमांड्स। फिस्कल स्टिमुलस मतलब कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मार्केट में पैसा पंप करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर अभियान, कोविड के टाइम पे जो गवर्नमेंट आत्मनिर्भर अभियान लेकर आई थी, उसमें क्या था? दैट वाज फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि मार्केट में पैसा पंप किया, लोन्स इजी करे ताकि लोग लोन लें और जाके खर्च करें, या फिर लोग लोन लें और जाके फैक्ट्री डालें, नई प्रोडक्शन करें, राइट। वेज एंड प्राइस कंट्रोल, भाई गवर्नमेंट यहाँ पे डेलिबरेटली चीज़ों के प्राइसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। बूस्टिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एनकरेज स्पेंडिंग थ्रू स्टेबल पॉलिसीज। भाई गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी जो है वो डेली ना चेंज करे। गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाए कि सर वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द पॉलिसी, दिस इज द पॉलिसी दैट वी हैव क्रिएटेड, नाउ वी विल नॉट चेंज इट। आप कॉन्फिडेंट रहिए और आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीका होता है। फिर इसके बाद होता है एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी? जब हम उनके टैक्स कट करेंगे, जब हम सब्सिडीज को स्टिमुलेट करेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, टैक्स कट जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था। ठीक, तो ये हो गए इसके मेजर्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। यस ऑफ कोर्स, deflation increases the real value of debt, making it more difficult for borrowers to repay loans. Yes. Central banks can combat deflation by raising interest rate to encourage more spending and investment, not by raising, by decreasing. इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी तो लोग लोन ज्यादा लेंगे ना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोन कम बिकेंगे फिर, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, सो द आंसर इज 1 and 2। ठीक है, ये था डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन के ऊपर कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस जो और बन सकते हैं, इसकी लिस्ट पूरी आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिसइंफ्लेशन। अभी तक हमने देखा था डिफ्लेशन, अब देखते हैं हम डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? देखिए, डिफ्लेशन में तो जो प्राइसेस हैं वो 0% से नीचे गिर जाएंगे, लेकिन डिसइंफ्लेशन में क्या होगा कि प्राइसेस जीरो, प्राइस राइज जो है वो 0% से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जनरल प्राइस फॉल हो रहा है। कैसे? देखो, डिफ्लेशन में तो क्या था कि 100 वाली चीज जो है वो 80 की हो गई, ये था डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन में क्या है
100 वाली चीज जिसको एक्चुअल में एज पर प्रॉपर इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको असल में हो जाना चाहिए था लेट सपोज 1110 का, लेकिन ये 1110 का ना होके कितना हो गया, सपोज इसका प्राइस सिर्फ 102 रुपए हुआ, 100 था, 100 से हो जाना कितना चाहिए था 110 का, लेकिन हुआ कितना सिर्फ 102 का, यानी कि 100 से 110 10% बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ा कितना सिर्फ 2%। नेगेटिव नहीं हुआ, 100 से नीचे प्राइस नहीं गया, प्राइस तो बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, तो इसको हम बोलेंगे डिसइंफ्लेशन। ठीक है ना, देखो डिक्रीज आया है लेकिन 0% से नीचे नहीं गया, ठीक है, 0% से नीचे क्या होगा, प्राइसेस रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। यहां पे प्राइसेस रिड्यूस नहीं हो रहे, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बट नॉट at the level which they should be, right? देखो, slower rate of inflation, prices rise at a reduced pace, prices तो बढ़ रहे हैं लेकिन prices बढ़ने की जो पेस है is reduced, prices बढ़ने की पेस जो है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बल्कि उससे कम है, प्राइस तो बढ़ रहा है बट जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा, उससे कम बढ़ रहा है, ये होता है डिसइंफ्लेशन। पॉजिटिव साइन ऑफ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन विदाउट ओवरऑल प्राइस डिक्लाइन, पॉजिटिव साइन ऑफ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन विदाउट ओवरऑल प्राइस डिक्लाइन, समझ गए? चलो अब देखो कॉजेज ऑफ डिसइंफ्लेशन क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का क्या मतलब होगा कि गवर्नमेंट मार्केट में पैसे को अब कम करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो कम हो जाए। हायर इंटरेस्ट रेट्स स्लो बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो बोरोइंग विल स्लो डाउन, ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द बोरोइंग विल स्लो, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। फिर रिड्यूस डिमांड, डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड reduces inflationary pressures, भाई डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस, डिमांड उतनी कम नहीं हो रही जितनी डिफ्लेशन में कम हो रही थी, डिफ्लेशन में तो डिमांड बहुत ज्यादा ही कम हो रही थी। देखो डिफ्लेशन में 100 कार्स पर ईयर की डिमांड थी, वो आ गई 80 कार्स पर ईयर में, लेकिन डिसइंफ्लेशन में सपोज क्या हुआ, 100 कार्स पर ईयर की डिमांड थी, अब वो आई सिर्फ 102 कार्स पर ईयर, बट एक्चुअल में इस डिमांड को होना कितना चाहिए था, कितना इस डिमांड को इंक्रीज होना चाहिए था, मान लो इसको 1110 कार्स पर ईयर पे इंक्रीज होना चाहिए था, भाई एक्चुअल में तो होना क्या चाहिए था कि इस साल जो डिमांड है अगले साल उस डिमांड में मान लो फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज होना चाहिए था, बट इंक्रीज कितना हुआ सिर्फ 2%। यस देयर इज इंक्रीज बट नॉट एज मच एज इट शुड बी, ठीक है, ये हो गया। फिर सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट्स, अगेन मान लो सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए, अब सप्लाई इंक्रीज में भी आप समझ ही जाओगे कि डिफ्लेशन में सप्लाई इंक्रीज और डिसइंफ्लेशन में सप्लाई इंक्रीज, डिफ्लेशन में सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही थी बहुत ज्यादा, डिसइंफ्लेशन में सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन कम। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, रिड्यूस्ड स्पेंडिंग और हायर टैक्स लिमिट, ठीक है भाई, या तो स्पेंडिंग रिड्यूस कर दी या टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, विच विल लिमिट द इन्फ्लेशन। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस, लोअर इनपुट कॉस्ट,
ठीक है। फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस, लोअर इनपुट कॉस्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई। अब भाई डिफ्लेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी, डिसइंफ्लेशन में कम होगी लेकिन उतनी नहीं। ये बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। डिफ्लेशन में हर चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डिसइंफ्लेशन में चीज़ें वही हो रही हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है, ठीक है ना। तो वो डिसइंफ्लेशन। सपोज इन्हीं चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो डिसइंफ्लेशन आएगा, फिर उसके बाद 0% पे आ जाएगा, भैया कुछ नहीं हो रहा, ना डिसइंफ्लेशन ना डिफ्लेशन, कुछ नहीं हो रहा, बस प्राइस जो था वैसा ही पड़ा है। फिर उसके बाद फर्दर ये चीज़ें इंटेंसिफाई हो जाएं तो क्या होगा, प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये है इसका डिफरेंस। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिसइंफ्लेशन। पहला इफेक्ट क्या होगा, स्लोअर प्राइस ग्रोथ। समझ में आ रहा है कि प्राइस इंक्रीज तो होगा लेकिन कम, प्राइस बढ़ेगा तो सही लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इंप्रूव्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी इन प्राइस इंक्रीजेस स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग भी इंक्रीज तो होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है ना। भाई नॉर्मल कंडीशन में स्पेंडिंग जो है वो काफी इंक्रीज होती है, लेकिन अब भी क्या है कि स्पेंडिंग इंक्रीज तो होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स, पोटेंशियल लोअरिंग ऑफ रेट्स बूस्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ ही रहा है। फिर इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रैपिड डिस इन्फ्लेशन कैन स्लो जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन तो हो रहा है लेकिन स्लो। डिस डिफ्लेशन में क्या हो रहा था, जॉब कट। यहां पे जॉब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो, ठीक। अब डिसइंफ्लेशन में पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू डिसइंफ्लेशन, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं डिसइंफ्लेशन। मॉनिटरी ईजिंग, समझ में आ गया कि भैया इसको डिसइंफ्लेशन को कैसे ठीक करना है कि इंटरेस्ट रेट कम करो। डिफ्लेशन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम करने पड़ते ताकि लोग ज़्यादा लोन लें। यहाँ पे हम चाहते तो हैं कि लोग लोन लें लेकिन उतना भी ना ले लें कि जिससे सिचुएशन बिगड़ जाए वापस। हम चाहते हैं कि लोग लोन लें पर बहुत ज़्यादा भी ना ले लें, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट तो कम करेंगे लेकिन थोड़े थोड़े। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगेन गवर्नमेंट टैक्स कट करेगी या गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, बिल्कुल बढ़ाएगी लेकिन उतनी नहीं कि जिससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाए। फिर इसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सेंट्रल बैंक्स एंश्योर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक्स जो है वो स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, यानी कि उनका काम ये होता है कि डिसइंफ्लेशन है, ठीक है, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये डिसइंफ्लेशन डिफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो इस चीज को सेंट्रल बैंक्स विल इंश्योर। सेंट्रल बैंक्स मतलब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, आरबीआई। फिर सप्लाई साइड इंटरवेंशंस, इंप्रूविंग एफिशिएंसी टू मेंटेन स्टेबल ग्रोथ। भाई सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। देखो दो ही चीजें होती है, या तो डिमांड होती है या सप्लाई होती है। अब डिमांड सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है, पैसे से, ठीक है ना। पैसा यहाँ बढ़ा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ा दोगे तो सप्लाई आ जाएगी, कम कर दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, कम कर दोगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। बस इसी का ही पूरा खेल है। फर्क क्या है कि कितना, मान लो डिमांड बढ़ाने के लिए मार्केट में पैसे को पंप करना है। अब पंप हर केस में करेंगे अगर डिमांड बढ़ानी है तो डिपेंड करता है कि कितनी बढ़ानी है, जितनी बढ़ानी है उतना ही करेंगे।
सिमिलरली सपोज सप्लाई में बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है उतना ही बढ़ाएंगे, ठीक है। वो कितना बढ़ाना है उतना ही बढ़ाएंगे, वो डिपेंड करता है कि किस रेट का इन्फ्लेशन है। जो हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना, अभी 8 टाइप के देखिए, उनमें से किस टाइप का इन्फ्लेशन चल रहा है, किस टाइप के इन्फ्लेशन को हमने टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मनी की सप्लाई को या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को या तो बढ़ाएंगे या स्लो करेंगे। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का इन्फ्लेशन चल रहा है, हमें किस टाइप के इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम हमारे ये जो स्टेप्स हैं इनको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे। अगर सपोज इन्फ्लेशन कम है तो हम इनको लूज़ कर देंगे। अब कितना कम है उसके अकॉर्डिंग कितना लूज़ करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है ना। सपोज इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कितना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कितना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। अब वो कौन सा इन्फ्लेशन चल रहा होगा, किस इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे होंगे, किस इंटेंसिटी किस रेट के इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे होंगे, किस तरह के इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मनी की सप्लाई को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। किसी में ज़्यादा करेंगे, किसी में कम करेंगे, किसी में और कम करेंगे, किसी में बहुत ज़्यादा करेंगे, डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। करेंगे यही सब में, या तो पैसे की सप्लाई को कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, करना यही है। अब किसमें कितना करना है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का इन्फ्लेशन हम टारगेट कर रहे हैं। सीधा सिंपल सा आप इस चीज को समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिसइंफ्लेशन के ऊपर एक क्वेश्चन। डिसइंफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट डिक्रीजेस बट prices are still rising just at a slower pace. Yes, देखो, इन्फ्लेशन रेट डिक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, बट प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग जस्ट एट अ स्लोअर पेस। यस, डिसइंफ्लेशन में यही होता है। डिसइंफ्लेशन इज ए फॉर्म ऑफ डिफ्लेशन where the overall price level in the economy falls. No, this is the meaning of what? Deflation, not disinflation. Central banks may reduce interest rate to stimulate demand during period of excessive disinflation. Yes, so the answer is 1 and 3 only. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लेना, इसके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रीफ्लेशन की। अभी तक हमने बात करी डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, अब बात करते हैं रीफ्लेशन। देखिए, रिफ्लेशन जो होता है, रिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो इन्फ्लेशन होता है। यस, इट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट ड्रिवन होता है, लेकिन जब इसी इन्फ्लेशन को मार्केट ड्रिवन ना करके गवर्नमेंट डेलिबरेटली इन्फ्लेशन को लाए, when government deliberately brings inflation is called reflation. ये बात ध्यान रखना, inflation is market driven, reflation is when inflation is driven deliberately by the government, ठीक है। क्यों ऐसा होता है वो आगे देखते हैं, पहले इसका मतलब समझो। इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, व्हाटएवर इज मार्केट ड्रिवन। भाई मार्केट जैसी चलेगी, जैसी होगी वैसे उसके हिसाब से वो आता रहेगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन खुद गवर्नमेंट डेलिबरेटली लेकर आएगी तो उसे हम बोलेंगे रीफ्लेशन, ठीक है। डेलिबरेट पॉलिसी
टू रिवाइव ग्रोथ आफ्टर डिफ्लेशन और स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है इसको आगे देखेंगे। स्टिमुलेट डिमांड एंड एनकरेज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। क्या? एनकरेज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट इसको कब लेके आती है रिफ्लेशन को? व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, यानी कि व्हेन द ग्रोथ रेट इज ईदर स्लो और इट इज नेगेटिव, तो उस केस में गवर्नमेंट रिफ्लेशन लेकर आती है। अब रिफ्लेशन क्या होता है? मार्केट में पैसे की सप्लाई को बढ़ा देना सो दैट डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़े, लोग ज़्यादा खर्च करें, ज़्यादा प्रोडक्शन आए, प्रोडक्शन होएगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होएगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होएगी तो गरीबी खत्म होएगी, ठीक है ना। लेकिन इट शुड बी कंट्रोल्ड। जो हमने हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि इन्फ्लेशन कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? कि ये इन्फ्लेशन जो पॉजिटिव होना चाहिए कहीं वो नेगेटिव में ना कन्वर्ट हो जाए। इन द सेंस इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए थे, भाई इकोनॉमी उससे ग्रो करनी चाहिए थी, कहीं ऐसा ना हो, उल्टा ना हो जाए कि कहीं इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी को बर्बाद करना शुरू कर दे। तो इसलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इन्फ्लेशन जो होता है वो हमेशा कंट्रोल्ड ही होता है, बिकॉज इट इज डेलिबरेटली डन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर इसको करेगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमेशा इसको कंट्रोल वे में ही करेगी, सो दैट कि इकोनॉमी रिवाइव तो हो, लेकिन रिवाइव के चक्कर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी ना इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके टूल्स कौन से हैं? इंक्रीज मनी सप्लाई, टैक्स कट, पब्लिक स्पेंडिंग। गवर्नमेंट यही तो कर सकती है ना। पैसे की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? या तो नया पैसा पंप करना शुरू कर दे मार्केट में, या फिर जो टैक्स ले रही है वो टैक्स कम कर दे। टैक्स कम कर देगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ठीक है ना। और थर्ड क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे। भाई मान लो गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ जाए, ठीक है, जहां एक पुल बनना था, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम 3 पुल बनाएंगे, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई। पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक मतलब यहाँ पे पीपल वाला वो लोग वाले पब्लिक नहीं, यहाँ पे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक। कॉजेज ऑफ रिफ्लेशन, गवर्नमेंट स्टिमुलस। जब गवर्नमेंट स्टिमुलस लेकर आएगी तो रिफ्लेशन हो जाएगा, जैसे कि आत्मनिर्भर अभियान, फिर मॉनेटरी ईजिंग, लोअर इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, जैसे 2008 में आरबीआई ने मेजर्स लिए थे, ठीक है। पोस्ट 2008 का जो क्राइसिस आया था उसके बाद आरबीआई ने जो मेजर्स लिए थे। फिर इसके बाद टैक्स कट अगर गवर्नमेंट करती है तो भी रिफ्लेशन आता है। एनकरेज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, वही वही बातें हैं सारी घूम फिर के जो आ रही हैं। रीस्टोर कॉन्फिडेंस, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स इंक्रीज स्पेंडिंग, ठीक है। फिर से वही घूम फिर के वही सब बातें हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। रिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड एफर्ट पोस्ट डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, इट इज पॉलिसी ड्रिवन। इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस राइज इंडिपेंडेंट ऑफ डेलिबरेट इंटरवेंशन, यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है, रिफ्लेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ड्रिवन होता है। दोनों में होता क्या है? प्राइस इंक्रीज, ठीक है। दोनों में क्या होगा? प्राइस इंक्रीज। रिफ्लेशन ड्रिवन बाय गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय मार्केट। प्राइस इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? या तो आप मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज कर दो इंटरेस्ट रेट कम करके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, या फिर आप क्या करो, आप टैक्स कट कर दो ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचे, या फिर आप क्या करो कि अब गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंड करना शुरू कर दे, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ जाए, ठीक है, या लोगों के हाथ में पैसा दे, ठीक है, जैसे जो अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट जो पैसे ट्रांसफर करती है, तो वो भी एक तरीका है ना। ठीक है, अब वो अच्छा है बुरा है वो आगे डिसाइड करेंगे अभी। रिफ्लेशन इम्पैक्ट क्या होंगे इसके? क्या इम्पैक्ट होंगे भाई? रिफ्लेशन गवर्नमेंट क्यों कर रही है? जानबूझ के मजा आ रहा है उसको? नहीं, गवर्नमेंट इसीलिए रिफ्लेशन ला रही है ना क्योंकि मार्केट में डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन था, ग्रोथ रेट कम थी हमारी या नेगेटिव थी, तभी तो गवर्नमेंट रिफ्लेशन कर रही है ना। तो रिफ्लेशन से क्या होगा? चीजें ठीक हो जाएंगी।
जो डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन था वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इन अ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। यही होगा। जो चीज़ों के रेट कम हो रहे थे या उतने नहीं बढ़ रहे थे जितने बढ़ने चाहिए, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। यही होगा ना। तो फिर यही उसके इफेक्ट्स हैं, पढ़ लो। इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइवल, जॉब क्रिएशन एंड जीडीपी ग्रोथ, जैसे पोस्ट पेंडेमिक जीडीपी रिकवरी इन इंडिया, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन प्रिवेंट्स डिफ्लेशनरी स्पायरल्स। क्या होते हैं स्पायरल, क्या होता है आगे देखेंगे। इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जनरेट जॉब्स, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही सब होना चाहिए, वो सब होने लग गया, इसीलिए तो रिफ्लेशन लाए थे ना। ठीक। अब इसके रिस्क क्या हो सकते हैं भाई, रिस्क क्या हो सकता है अगर रिफ्लेशन तो कर रहे थे लेकिन सपोज वो रिफ्लेशन जो है वो अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रिस्क ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है ये अगली वीडियो में देखेंगे। डिमांड पुल यानी कि जहां पे डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, भाई डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन आएगा। गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पंप करेगी तो डिमांड ही तो बढ़ेगी ना। अब कहीं डिमांड इतनी भी ना बढ़ जाए कि इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई, है ना। इंक्रीज डेट, हायर फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब आप अभी के लिए आप एक बार बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में समझ लो, डेफिसिट का मतलब होता है लोन ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से, इसको एग्जैक्ट डेफिसिट क्या होता है, किस टाइप का होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी में। अभी के लिए आप एकदम प्योर लेमन लैंग्वेज में समझ लो, बिकॉज डेफिसिट का मतलब अभी तक के लिए कुछ पता होना चाहिए कि भैया गवर्नमेंट के ऊपर लोन। अब गवर्नमेंट अगर मार्केट में ज़्यादा स्पेंड करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी उसके लिए, कहीं ना कहीं से बाहर से, आरबीआई से, कहीं से भी लोन ले उसको स्पेंड करेगी तो गवर्नमेंट पे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो लोन है वो इंक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट डेट विल इंक्रीज। फिर एसेट बबल्स, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेट प्राइसेस। अब इसको समझो भाई, जब प्राइसेस जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्पेकुलेशन आए, किस चीज की, कि भैया आज सपोज एक शेयर है, मान लो इसको शेयर का एग्जांपल लेते हैं, मान लो आज एक शेयर है, इसकी कीमत है 100, मान लो कल को वो शेयर जो है वो 110 का हो गया, फिर 120 का हो गया। अब लोगों को क्या लगेगा कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब लोगों को ये लगेगा कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, देन व्हाट पीपल विल थिंक, they will start buying more. When they will start buying more means इसके डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस फर्दर राइज होगा। अब ये टेम्परेरी है क्योंकि प्राइसेस एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हो रहे, प्राइसेस इंक्रीज एक्चुअल में नहीं हो रहे, इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका रेट और भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि एक इतना प्राइस होना चाहिए था, उसका एक बबल बन जाता है प्राइस का, फिर और स्पेकुलेशन आई और रेट बढ़ गया, और स्पेकुलेशन आई और रेट बढ़ गया। एक दिन क्या होगा, ये बबल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बबल, एसेट बबल्स। फिर इनकम इनइक्वालिटी आएगी, भाई जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी या फिर लोन्स को इजी बनाएगी, चीपर बनाएगी लोन्स को, तो क्या होगा कि अब सब लोग तो लोन लेने पहुंच नहीं जाएंगे, या गवर्नमेंट भी जो स्पेंड करेगी वो पैसा सब लोगों के पास तो जाएगा नहीं। सब तो, मान लो पुल बन रहा है, सब तो उस पुल को बनाने लगेंगे नहीं कि वहां से सैलरी आएगी या वो उस पुल में सामान बेचेंगे। तो क्या होगा कि इसका एक खतरा ये भी रहता है कि इसकी वजह से जो ये पैसा है वो कुछ ही लोगों के पास जाएगा। व्हेन दिस मनी विल गो टू फ्यूअर पीपल, तो इससे एक ये रिस्क भी रहता है कि कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सबके हाथ में पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना।
जो वेल्दी कॉरपोरेशन हैं भाई, अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, तो एक इसका रिस्क ये भी रहता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको कोई भी पॉइंट दे सकता है। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ। अब होता क्या है, आप कहीं पे भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि बस आपको डेफिनेशन समझा दी, और जो इनके कॉजेज हैं या जो इनके इफेक्ट्स हैं उनको जनरलाइज्ड करके समझा दिया। उसके बाद आपको खुद अपना दिमाग लगाते रह जाना पड़ता है कि यार ये इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। लेकिन सब स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं कर पाते। इसी वजह से इकोनॉमी को एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बिकॉज इकोनॉमी में बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जाओ और खुद इसको एनालाइज करो। अब स्टूडेंट अगर इतना केपेबल हो कि वो सब चीज़ों को एनालाइज कर ले, तो फिर वो आपसे पढ़ने ही क्यों आएगा? वो पढ़ने ही तो इसीलिए आ रहा है ना कि सब चीज़ों को वो नहीं एनालाइज कर सकता। तो किसकी ड्यूटी बनती है? ऑब्वियसली टीचर की ड्यूटी बनती है ना, कि आप हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को समझाओ उन्हें। उनके ऊपर मत छोड़ो कि वो एनालाइज करें। वो गलत एनालाइज कर लेंगे, गलत एनालाइज कर लेंगे, पेपर में जाके गलत मार्क करके आएंगे, तो फिर नेगेटिव बढ़ेंगे पेपर में, है ना? तो इसलिए वो नहीं करना, अपने हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज़ के पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, ये रटने वाली कोई बात नहीं है, इनको दो चार बारी पढ़ लोगे, आपको खुद वैसे ही समझ में आने लग जाएगा कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, और कोई गलती भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसलिए हम इनके हर एक पॉइंट को इतना डिटेल में कर रहे हैं। ये वीडियो, ये क्लास थोड़ी लंबी भी जा सकती है, डोंट वरी। अब गवर्नमेंट मेजर्स रिफ्लेशन में क्या होते हैं? वही टारगेटिंग स्टिमुलस, मॉनेटरी मैनेजमेंट, सप्लाई साइड सॉल्यूशंस, इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा ये भी रिफ्लेशन है। अब बात करते हैं रिफ्लेशन के क्वेश्चन के ऊपर। रिफ्लेशन इज अ डेलिब्रेट पॉलिसी एम्ड एट curbing inflation by reducing money supply and increasing taxes. Reflation is a deliberate policy. Yes, बिल्कुल सही है. Aimed at curbing inflation. No, it is to bring inflation. So first point becomes wrong. Second, reflationary measures include government spendings, tax cuts, and monetary easing to stimulate economic growth. Yes. Reflation can lead to excessive inflation if not managed properly. Yes. अगर रिफ्लेशन को मैनेज प्रॉपर नहीं किया तो रिफ्लेशन कैन टर्न इनटू एक्सेसिव इन्फ्लेशन. सो द आंसर इज 2 and 3. ठीक है, ये आप इसके पोटेंशियल क्वेश्चंस देख लेना नोट्स में से. बढ़ते हैं आगे. क्रीपिंग इन्फ्लेशन. देखो, क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंगना. मतलब बहुत धीरे 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 चलना. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या इन्फ्लेशन होएगा? जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, इसके अंदर कितनी रेट होती है? अप टू 3%. यानी कि जो प्राइस 100 रुपए था वो 103 तक जा सकता है. अगर वो 103 या 103 से नीचे रहा है, मान लो 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है. अगर वो प्राइस जो है वो 103 या उससे नीचे बढ़ा है, तो देन इट विल बी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, बहुत स्लो इन्फ्लेशन, अप टू 3% पर ईयर. कंसिडर्ड मैनेजेबल and indicative of a healthy economy. This inflation is good. Good inflation. ठीक है. Encourages consumption and investment. भाई चीजों के प्राइसेस इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा. हाँ, थोड़े थोड़े अगर इंक्रीज होंगे तो सब खरीद पाएंगे. कैसे? देखो, इसका एक ना साइकिल होता है.
मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट्री एंड दिस इज मार्केट। मान लो फैक्ट्री एक प्रोडक्ट बना रही है, सपोज 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, द प्राइस ऑफ दिस बॉटल इज ₹10। फैक्ट्री से वो मार्केट में गई 10 रुपए की बिकने, लोग आए यहाँ इसको खरीदने, हाउ मच दे पेड ₹10। और यही बंदा इस फैक्ट्री में भी क्या करता है, जॉब। इसको सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती थी, सपोज ₹10। मान लो एक आइडियल केस ले रहे हैं, एकदम इमेजिनरी केस ले रहे हैं, ऐसा होगा नहीं कि बहुत बड़े स्केल पे होगा, ठीक है। अब क्या था, इसको 10 रुपए मिल रहे थे और सपोज इसको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए और 10 रुपए की ही बोतल है। नाउ ही वॉज एबल टू परचेज दैट बॉटल, है ना। इसने अपने 10 रुपए यहाँ चले गए और वो 10 रुपए की बदले में इसको क्या मिल गई, बोतल, ठीक है ना। ये बंदा यहाँ पे काम करता था, इन्होंने इसको 10 रुपए दिए, इन्होंने बोतल बना के बाजार में डाली, ये बाजार में जाके उसी बोतल को खरीद लाया, तो पैसा वापस इनके पास चला गया, है ना। याद करो पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में हमने किया था ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये वही चीज है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज इस बॉटल का प्राइस जो है वो 10 रुपए के बजाय मान लो 11 रुपए हो गया, ठीक है, तो इसकी सैलरी भी तो बढ़ेगी। अगर फैक्ट्री वाला 11 रुपए ले रहा है बोतल के लिए, तो जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी भी तो सैलरी बढ़ेगी ना। मान लो उसकी सैलरी भी हो गई 11। नाउ अगेन ही इज एबल टू परचेज दिस, फैक्ट्री वाले को फिर ये मिल गए। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि इसका प्राइस जो है वो अब सीधा हो गया 20 रुपए, इसके पास तो 11 रुपए ही है। अब मान लो इसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए हो जाएगी, 13 रुपए हो जाएगी, बट इसका प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए। अब फैक्ट्री ने तो बोतल बना दी लेकिन वो बिक ही नहीं रही, बिक ही नहीं रही, तो फैक्ट्री के पास वापस पैसा ही नहीं आ रहा, वापस पैसा ही नहीं आ रहा, तो फैक्ट्री इसको सैलरी कैसे देगी, वो इसको बोलेगी कि भैया मेरे पास सैलरी नहीं है, अब आप कल से मत आना। तो ये जो इस बोतल को खरीदने का एक पोटेंशियल कस्टमर था, एक पोटेंशियल कस्टमर था, अब वो भी नहीं बचा, क्योंकि अभी तक इसके पास 12 रुपए तो आ रहे थे, अब वो भी नहीं आ रहे, लेकिन बोतल तो 20 रुपए की पड़ी है। तो इस बोतल को पहले हो सकता है कोई खरीद लेता, अब तो वो भी खत्म, तो फैक्ट्री क्या करेगी, सबको निकाल देगी, और ज्यादा महंगा हो गया और लोग नहीं बचे खरीदने वाले, क्या होगा, अल्टीमेटली बंद हो जाएगी, नुकसान में चली जाएगी, है ना। तो ये है इन्फ्लेशन के नुकसान। ग्रेजुअल एनुअल इन्फ्लेशन अप टू 3%, कंसीडर्ड मैनेजेबल एंड इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्दी इकोनॉमी। भाई जब तक रेट बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, यहाँ पे भी रेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, यहाँ सैलरी भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही थी, चीजें मैनेजेबल थी। लेकिन जैसे ही ये प्राइस सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो चीजें खराब होनी शुरू हो गई, है ना। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं हेल्दी इकोनॉमी। भाई इन्फ्लेशन तो है लेकिन बहुत थोड़ा। एनकरेजेस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, समझ गए। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिमांड, मॉडरेट वेज इंक्रीज, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको क्या बोला था, तरीके वही हैं, बस डिपेंड करता है
कि किस तरह के इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, उतनी उन तरीकों की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तरीके वही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऑब्वियसली वही होंगे। अगर इन्फ्लेशन अच्छा है तो ग्रोथ देगा, इन्फ्लेशन बुरा है तो इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, डिमांड खत्म हो जाएगी, लॉसेस हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, यही सब होगा। इन्फ्लेशन अगर स्लो है तो जॉब्स बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। बस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है चीज़ें। धीरे 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 जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें और ज़्यादा सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी। अब देखो, हमने इस चैप्टर को जब शुरू किया था तब चीज़ें बहुत टफ लग रही थी, लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा है कि नाउ द थिंग्स आर गेटिंग ईजियर, थिंग्स आर गेटिंग सिंपलर। ठीक है। इफेक्ट्स: encourages consumption, promote investment, improved employment levels, stable interest rates. challenges क्या होंगे इसके? erosion of purchasing power, real income declines over time. अब इसको समझो, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर है, इसकी यहाँ पे क्रीपिंग में इंटेंसिटी बहुत कम है। देखो क्या होगा भाई, आज मेरी इनकम मान लो रुपए 1,000 है, एंड आई एम एबल टू लिव a good life by spending rupees 1,000. Now tomorrow suppose my salary increases to rupees 1,100, but the price rise in the market was 20%. Now the life which I was able to buy at rupees 1,000 is now costing rupees 1,200. यानी कि मैं जिस लाइफ को 1,000 रुपए देकर जी रहा था, अब उसी लाइफ की कीमत हो गई 1,200 रुपए। मेरी सैलरी पहले थी 1,000 रुपए, 1,000 की ही वो लाइफ अच्छी लाइफ थी जो मैं जी रहा था। अब मेरी सैलरी तो इंक्रीज हुई 1,100, लेकिन बाजार में उन चीजों की कीमत बढ़ गई 1,200। तो क्या होगा कि मुझे यहाँ पे अपनी जो लाइफ स्टाइल है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? कटौती करनी पड़ेगी ना इसमें मुझे। अब अगर मुझे इसमें कटौती करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी? देखो, सैलरी तो मेरी बढ़ी, माई इनकम गॉट इंक्रीज्ड, बट the prices of goods and services which I was buying increased more than my salary. So effectively what happened is, yes, my salary increased, but effectively my salary actually got reduced. देखो, हाँ मेरी सैलरी बढ़ी, लेकिन इस बड़ी सैलरी के बावजूद भी मैं वो भी चीजें नहीं खरीद पा रहा जो मैं ऑलरेडी खरीद पा रहा था। तो इफेक्टिवली, या फिर यूं कहें कि प्रैक्टिकली तो, थ्योरेटिकली तो मेरी सैलरी बढ़ गई, बट प्रैक्टिकली मेरी सैलरी रिड्यूस हुई, बिकॉज नाउ आई एम नॉट एबल टू बाय दोज थिंग्स विच अर्लियर आई वाज एबल टू बाय। समझ गए? yes, there is increase in my salary, but not practically. तो उसको हम इकोनॉमी में वर्ड क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रियल। ये हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल मतलब जिसके अंदर इन्फ्लेशन को भी काउंट किया गया है, रियल मतलब जिसमें से इन्फ्लेशन को हटा दिया, यानी कि एक्चुअल पोजीशन, द प्रैक्टिकल पोजीशन ऑफ द मार्केट इज रियल। ठीक है ना? द थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ द मार्केट इज नॉमिनल। तो हमने वर्ड यहां यूज करा रियल। तो रियल इनकम क्या हुई? रिड्यूस। ठीक है। पहला चैलेंज इन्फ्लेशन का ये आता है कि रियल इनकम इससे रिड्यूस हो सकती है
कब? ओवर टाइम। अगर सैलरीज भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ना बढ़ी, देन द रियल इनकम कैन गेट reduced ओवर टाइम, डेट बिकम्स मोर अफोर्डेबल। अब डेट जो है वो ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको समझाया था भाई, 1000 रुपए लिए थे मैंने 1000 की कार खरीदने के लिए, लेकिन अगले साल कार की कीमत ही हो गई 800, तो मेरे लिए तो महंगी पड़ गई ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैंने 1000 रुपए लिए थे कार खरीदने के लिए, मैंने 1000 रुपए देके कार खरीद ली, अगले साल उस कार की कीमत हो गई 1100। तो यानी इस साल उसी 1100 की कार को खरीदने के लिए, मतलब इस साल जो 1100, वो कार जो 1100 रुपए की है, इस साल अगर मैं खरीदने जाता तो मुझे 1100 लगते, लेकिन मैंने कितने में खरीदी? 1000 रुपए में, है ना। तो मेरे लिए जो मैंने लोन लिया था वो क्या हो गया? सस्ता। ठीक है ना। इस साल अगर मैं वही लोन, वही गाड़ी लेता तो मुझे 1100 रुपये लेने पड़ते, लेकिन चीज तो मेरे पास वही है ना भाई, कार तो वही है मेरे पास, बट मैंने कितने में ली थी? 1000 रुपये में। ठीक है। मेजर्स टू कंट्रोल क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब सवाल आता है कि इसको कंट्रोल करना ही क्यों है? पहले तो देखो, इसको कंट्रोल इसलिए करना है भैया, जो प्राइस राइज धीरे धीरे हो रहा है वो धीरे धीरे ही रहे, वो बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज ना होने लग जाए, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट, फिस्कल पॉलिसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, यही है भाई। पैसा, डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ये चार ही चीजें, और पांचवी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, creeping inflation is characterized by an annual price increase of up to 3%, which is considered moderate and manageable. Yes, central banks usually raise interest rate significantly to control creeping inflation. No. Creeping inflation can encourage consumption and investment by providing a stable economic environment. Yes, answer is 1 and 3. अब नेक्स्ट आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। भाई क्रीपिंग मतलब एकदम रेंग रेंग के चल रहा था, वॉकिंग मतलब थोड़ी सी और स्पीड आ गई यहाँ पे। सिंपल, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 3 to 10% एनुअली। इंक्रीज क्या होगा प्राइस का? 3 to 10%। उसमें क्या था? अप टू 3, यहाँ 3 से 10, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। यहाँ पे चीजें जो है वो और सीवियर हो जाएंगी। कैसे? इंडिकेट डिमांड एंड आउटपेसिंग सप्लाई, मैनेजेबल बट कैन एस्केलेट इफ अनचेक्ड। मैनेजेबल, यस, पर अगर इसे मैनेज नहीं, पर अगर इसे रेगुलरली चेक नहीं किया गया तो ये अनकंट्रोल हो सकता है। कॉजेस वही, कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड सप्लाई चेन ऑफ डिस्ट्रप्शन, एलिवेट प्राइसेस। मतलब जब प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज होगा, इट माइट पॉसिबल कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाए। भाई डिमांड तो 100 कार्स पर ईयर की है, सप्लाई भी 100 कार्स पर ईयर आ रही थी। डिमांड थी, ये थी सप्लाई। अगले साल क्या हुआ? डिमांड हो गई 110 कार्स पर ईयर की, लेकिन सप्लाई सिर्फ 105 पर ईयर की बढ़ी। अगर सप्लाई भी 110 की होती तो मैनेजेबल होता, लेकिन सप्लाई कम बढ़ी, डिमांड ज्यादा बढ़ी, क्या होगा? इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू प्राइस इंक्रीज। ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ गई तो
तो हो सकता है सप्लाई कम हो जाए उसकी वजह से, है ना। सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉकिंग इन्फ्लेशन। पहला, रिड्यूस परचेसिंग पावर। भाई इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी लोगों की। एनकरेज स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंड क्विकली टू अवॉइड हायर प्राइसेस। अब यहां पे एक चीज समझो, देखो इन्फ्लेशन हुआ, चीजों के रेट बढ़े, मैंने या लोगों ने क्या करा कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। यस डेफिनेटली लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। मान लो अगर पहले महीने में वो लोग किसी चीज की सपोज 100 क्वांटिटी पर मंथ खरीदते थे, मान लो, ठीक है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सपोज नाउ दे आर एबल टू बाय ओनली 90 आइटम्स पर मंथ। बट अब लोगों को क्या लगेगा कि यार रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों के, कहीं और ज़्यादा ना बढ़े, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहीं से कैसे भी पैसा जुटा के मैं अभी स्टॉक में खरीद लेता हूँ। इससे क्या हुआ, प्राइसेस तो पहले ही बढ़ रहे थे, प्राइसेस वर ऑलरेडी इंक्रीजिंग। मैंने कहीं से पैसा जुगाड़ करके ये सोचकर कि इसके रेट और बढ़ेंगे, मैंने बाजार से जाकर के जितनी मुझे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं थी, मैंने स्टॉक करने के लिए, सपोज मुझे 100 क्वांटिटी की ज़रूरत थी, मैंने बाजार गया, मैं सीधा 1000 क्वांटिटी मैंने उसकी खरीद ली कि अगले 10 महीने आराम से बीतेंगे। प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, कहीं से पैसा जुगाड़ करके मैं एक साथ अगले 10 महीने का सामान ले आता हूँ। अब क्या हुआ इससे, इससे और प्राइसेस बढ़ गए। भाई मेरे जैसे और भी तो बहुत सारे होंगे ना, इससे प्राइसेस और बढ़ गए। समझ रहे हो, प्राइसेस तो पहले ही बढ़ रहे थे, मैंने ये सोचा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मैं क्यों ना अगले 10 महीने का सामान एक साथ ले आऊँ, पता नहीं प्राइस कितना बढ़ जाए। उसके लिए मैंने कहीं से भी पैसा जुगाड़ किया और मैं पहुंच गया मार्केट खरीदने। अब मार्केट में कहाँ तो 100 की डिमांड थी, मैंने सीधा जाके 1000 डिमांड कर दी है, तो क्या हुआ, प्राइसेस विल फर्दर इंक्रीज। ठीक है, एनकरेज स्पेंडिंग समझ में आ गया। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फेज राइजिंग कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी। समझ पा रहे हैं हम, वेज प्राइस स्पाइरल, हायर वेज लीड टू हायर प्राइस, फ्यूलिंग इन्फ्लेशन। मतलब अगर वेजेस यानी कि इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी, स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, और जब डिमांड भी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब आ जाओ चैलेंजेस ऑफ वॉकिंग इन्फ्लेशन। रिस्क ऑफ एस्केलेशन, प्रेशर ऑन सेंट्रल बैंक। भाई सेंट्रल बैंक को चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि इसके फर्दर बढ़ने के चांसेस हैं। मेजर्स टू कंट्रोल, भाई मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट, सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन, वेज कंट्रोल। ठीक, अब इसके ऊपर एक एमसीक्यू, वॉकिंग इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन प्राइस राइज at a rate between 3% and 10% per year. True. Walking inflation can lead to wage price spiral if wages rise to match increasing prices. True. If wages rise to match increasing prices, वेज बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन सपोज अगर वेज तो इतनी बढ़ी बट प्राइस इतना बढ़ गया तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, जितनी वेज बढ़ रही है उतना ही प्राइस भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स यूजुअली रिस्पॉन्ड टू वॉकिंग इन्फ्लेशन बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट।
to encourage spending and investment. No, it will further worsen the problem. ये प्रॉब्लम को और खराब कर देगा. ठीक है, ये आप पढ़ लेना. अब रनिंग इन्फ्लेशन 10 to 20% एनुअल. रैपिड rising price indicate escalating inflationary pressure, can lead to galloping inflation if unchecked. Galloping inflation क्या है? वो next inflation है. Causes वही excessive demand, supply shortage, wage price spiral, expansionary policies, global commodity price shock, sudden price increase in oil or food. भाई ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, अब जिस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं ऑयल का प्राइस तो उसके हाथ में है ना. अब मान लो ऑयल जो बाहर से आ रहा है, सपोज वो बाहर से पीछे से ही महंगा आ रहा है, तो यहाँ तो फिर सब कुछ महंगा होगा ही ना. क्योंकि ये तो सबको पता है कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो मतलब सब कुछ महंगा हो जाता है. बिकॉज पेट्रोल डीजल इज यूज्ड इन बेसिक व्हाट, इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज, एवरीथिंग विल इंक्रीज, एवरीथिंग्स प्राइसेस विल इंक्रीज. इफेक्ट्स ऑफ रनिंग इन्फ्लेशन, इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर. ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने क्रीपिंग इन्फ्लेशन पढ़ा था, उसमें हमने अच्छी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा था, नेगेटिव चीज़ों को बहुत थोड़ा सा पढ़ा था. वॉकिंग में हमने क्या करा, अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा कम पढ़ा, नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा. यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ेंगे. फिर इसके बाद आएगा गैलोपिंग, उसमें नेगेटिव चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ेंगे. फिर हाइपर इन्फ्लेशन, उसमें तो है ही नेगेटिव. समझ गए. इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट, हायर इंटरेस्ट रेट, इनकम इनइक्वालिटी, रिस्क ऑफ एस्केलेशन. समझ में आ ही रहा है. मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करेंगे ऑब्वियसली. अब इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे हम, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत घूम रहा है, डिमांड बहुत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि लोग डिमांड ना करें. इसलिए ये क्या जरूरी है कि पैसा मार्केट से खींच लो बाहर. वो कैसे खींचेंगे, उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना. मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, ब्याज बढ़ा देना, लोन महंगा कर देना. महंगा लोन हो जाएगा, लोग लेंगे नहीं, लोग कहेंगे यार अभी लोन बहुत महंगा है, अभी रोको, कम होने तो फिर देखेंगे. फिस्कल कंसोलिडेशन, कट पॉलिसी स्पेंडिंग्स और इंक्रीज टैक्सेस. भाई डिफ्लेशन में हम जो कर रहे थे, डिफ्लेशन या डिसइंफ्लेशन में जो हम कर रहे थे, अब हम उसका ठीक उल्टा करेंगे. वहां पे हम मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा रहे थे, यहाँ हम कम करेंगे. वहां हम मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे थे ताकि लोन सस्ता हो, यहाँ हम मनी सप्लाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे ताकि लोन महंगा हो. गवर्नमेंट स्पेंडिंग वहां हम बढ़ा रहे थे, यहाँ कम करेंगे. सप्लाई हम वहां पे देख रहे थे कि सप्लाई को बढ़ाने से क्या हो रहा है और इनकम साथ साथ में बढ़ा रहे थे. यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ताकि डिमांड को मैच किया जा सके. वेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कैसे, टेम्परेरी मेजर टू लिमिट वेज प्राइस स्पाइरल. वेज प्राइस स्पाइरल आप समझ गए, वेज बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है. ठीक है ना. करेंसी स्टेबलाइजेशन, यूज फॉरेन रिजर्व्स टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट. हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स रखे हुए हैं, जो आरबीआई के पास जो डॉलर्स या दूसरी करेंसीज, दूसरे कंट्री की जो करेंसीज रखी हुई हैं, हम उनका यूज करेंगे सो दैट कि एक्सचेंज रेट के अंदर भी ज़्यादा फर्क ना पड़े. इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर के अंदर. ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जब भी डॉलर का या फॉरेन करेंसी का प्राइस इंक्रीज होने लगता है तो आरबीआई मार्केट में क्या करती है, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देती है सो दैट कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़े. भाई जो प्राइसेस जो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ हो रहा है ना, सेम ही डॉलर के साथ होता है. सेम इज ऑल्सो, डॉलर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. इसको ऐसे समझो. ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे आगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो. अभी मत कंफ्यूज होना, अभी बस जो जितना इन्फ्लेशन चल रही है अभी उस पर ही फोकस करो. इसको बस एक बार ही पढ़ के छोड़ दो कि हाँ करेंसी स्टेबलाइजेशन. अब इसके ऊपर एक एमसीक्यू. रनिंग इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट राइजेस रैपिडली
टिपिकली बिटवीन 10 to 20%. ठीक है. यस. सेंट्रल बैंक्स टिपिकली रेज इंटरेस्ट रेट टू कर्ब डिमांड एंड कंट्रोल रनिंग इन्फ्लेशन. यस. कट करते हैं ना इंटरेस्ट रेट को, सॉरी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ना, लोन को महंगा करते हैं ना. रनिंग इन्फ्लेशन is less severe than walking inflation and is easier to manage. No, this is ulta. Running inflation is more severe than walking. So the answer is 1 and 2. Next, ये आप देख लेना potential questions. अब गैलोपिंग इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन के अंदर रेट क्या होता है? 20% to 1000% एनुअली. Characterized by uncontrolled price rise, causing severe economic instability, can escalate to hyperinflation if not controlled. यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन 1000% से भी ज्यादा है. जिस चीज का प्राइस आज 100 रुपए था, उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है? इतना. 100 के बजाय सीधा 1 लाख. ठीक है. कॉजेज एक्सेसिव मनी सप्लाई, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन करेंसी. भाई इतना अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा, इतना अगर प्राइस राइज हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारी करेंसी के ऊपर ही कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा ना भैया. अब इस करेंसी से क्या खरीद पाएंगे नहीं पता, क्योंकि प्राइस कभी भी बढ़ रहा है. मान लो आज मैं जेब में 1 लाख रुपए लेके रख के एक ब्रेड का पैकेट लेने गया, चलो आज मिल गया. अब कल पता लगा नहीं भैया, वो कह रहे हैं कि 2 लाख लाओ. परसों पता लगा वो कह रहे हैं कि भैया 4 लाख लाओ. तो करेंसी के ऊपर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया कि ये करेंसी कुछ खरीद भी पाएगी कि नहीं. फिर लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स. फिस्कल डेफिसिट ऑब्वियसली बढ़ेंगे. डेफिसिट क्या, मैंने आपको बता दिया था, है ना. सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी पूरी की पूरी. डिसरप्शन ड्यू टू वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. देखो ऐसी गैलोपिंग इन्फ्लेशन का जो रीजन होता है ना, गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो आता है, इसका मेन रीजन ये होता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, जैसे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, कुछ इस तरह का, मतलब कुछ अनयूजुअल सा हुआ हो, तो ये ऐसे टाइप ऑफ इन्फ्लेशंस आने का खतरा ज़्यादा हो जाता है. तो इससे सप्लाई चेन पूरी की पूरी कोलैप्स होने का डर है. फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. या आज प्राइस एक ब्रेड आ रही है 1 लाख की, कल को 2 लाख की है, परसों 4 लाख की है, पता नहीं कितना जाए. 1 महीने की ब्रेड आज ही खरीद के रख लेता हूँ. फिर इफेक्ट्स ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन. इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, पता ही है. सोशल अनरेस्ट. जब इतनी महंगी चीजें हो जाएंगी तो सोशल अनरेस्ट होगा कि नहीं होगा. फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल. कैपिटल फ्लाइट क्या होता है? सपोज ये कंट्री है, ये एक दूसरा कंट्री है. इस कंट्री के लोगों ने इस कंट्री के अंदर रुपए लगा रखे हैं. इसको यूं समझिए, रुपए लगा, डॉलर लगा रखे हैं. अब कैपिटल फ्लाइट मतलब यहाँ इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई. तो इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आने की वजह से क्या होगा कि अब इनको लगेगा कि भाई मेरा पैसा यहाँ पे सेफ नहीं है, निकाल लो. नाउ व्हेन दे विल स्टार्ट sucking their money from that country, that will lead to what? That will lead to फ्लाइट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल फ्लाइट. मतलब कैपिटल जो है वो फ्लाइट के बैठकर उड़ गई. What will happen? Weakens the domestic economy as capital exists. ठीक है. Severe economic instability, loss of investor confidence. अब ऐसी सिचुएशन में कौन आएगा इन्वेस्ट करने? ठीक है ना. फिर मेजर्स टू कंट्रोल. अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटिंग, हाई इंटरेस्ट रेट, रिड्यूस डिमांड.
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। फिस्कल ऑस्टेरिटी, cuts in spending and increased taxes restore confidence. Currency reform, new currency issuance stabilizes value. ठीक है, मतलब 1 लाख की डिमांड थी, लोगों के पास नहीं था, नए नोट छापे, लो जी ले आओ। लेकिन इससे और नुकसान होएगा, इससे सिचुएशन और वर्सन होगी। करेंसी रिफॉर्म्स, न्यू करेंसी इशुएंस। भाई मान लो मेरी करेंसी का नाम था एक्स, आज की डेट में 10 करोड़ एक्स से क्या आ रही है, एक ब्रेड। मैं क्या करूंगा, एक नई करेंसी बनाऊंगा वाई के नाम से, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 वाई विल बी इक्वल टू एक्स कितने, 10 करोड़। तो यानी कि अब एक वाई का नोट इस ब्रेड को खरीद पाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसा हुआ भी है इतिहास में, इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं हुआ ऐसा, तो देखते हैं कहाँ हुआ है। रिस्टोरिंग सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को रिस्टोर करो, इंटरनेशनल असिस्टेंस लो, जैसे आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ या अदर्स, फॉरेन से एड लो, मदद लो फिर इसके लिए। ठीक है, galloping inflation occurs when inflation rate exceed 20% per year, leading to rapid and uncontrolled price increase. Yes, currency reforms and fiscal austerity are common measures to control galloping inflation. Yes, galloping inflation is typically caused by supply side improvements and increasing productivity. No, ये तो बल्कि खराब हो जाएगा सब कुछ। So the answer is 1 and 2. देख लेना potential questions. Hyperinflation often exceeds 1000% per year, causes rapid currency devaluation and economic instability. Severe disruption in monetary and fiscal system. समझ सकते हो, इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। Causes excessive money supply, collapse in confidence, confidence खत्म हो गया, war या फिर कोई political instability है, fiscal imbalances है, supply chain breakdown है, यहाँ ये सब हो चुका है। Effects of hyperinflation, erosion of purchasing power, collapse, loss of saving, social and political unrest, capital flight, economic collapse. हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखो, जर्मनी में 91 से लेके 93 तक एक्सेसिव प्रिंटिंग फॉर वॉर रेपरेशंस, यानी कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा पैसे को छापा गया वॉर की पूर्ति करने के लिए। भाई जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे को छाप देगी, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन मार्केट में सप्लाई तो लिमिटेड है ना। भाई पैसा छाप के सप्लाई थोड़ी बढ़ा लोगे, पैसा छाप के नई मशीन थोड़ी लगा लोगे, उसको तो टाइम लगेगा ना, वो तो अपने टाइम से ही आएगी। तो सप्लाई तो लिमिटेड है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि आपने बहुत सारी नई करेंसी छाप दी, तो इससे ये हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। जैसे कोविड के अंदर भी कई लोग सजेशन दे रहे थे कि गवर्नमेंट शुड प्रिंट न्यू करेंसी एंड गिव इट टू द पीपल। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट करती, क्योंकि कोविड की वजह से ऑलरेडी हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई पड़ी थी, ऊपर से पैसा दे देते लोगों के हाथों में, तो क्या होता, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। जिम्बाब्वे 2007-8 के अंदर इन्फ्लेशन रीच्ड 79.6 बिलियन% पर मंथ, अनइमेजिनेबल। वेनेजुएला 2016 से लेके अब तक चल रहा है 1 मिलियन% इन्फ्लेशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, 1 मिलियन%, 1 मिलियन%। मेजर्स यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। मेजर्स, जनरल मेजर्स यार, करेंसी रिफॉर्म्स, नई करेंसी ले आओ पुरानी को हटा करके, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबलाइजेशन,
international assistance, fiscal austerity, dollarization. Adopt a stable foreign currency to regain stability. भाई या तो अपनी करेंसी नहीं ले आओ या ये भी कर सकते हो, डॉलराइजेशन। ठीक है, मतलब अपनी करेंसी को छोड़ करके डॉलर को या किसी दूसरी करेंसी को अपने कंट्री में अप्लाई कर लो। Hyperinflation occurs when inflation rate exceed 1000% per month, leading to a rapid loss of currency value. Yes, a collapse in the supply of goods combined with excessive money printing can cause hyperinflation. Yes, fiscal stimulus and increased public spending are common measures to control hyperinflation. No, no, no. Answer is 1 and 2. ये इसके कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना। ठीक है, अब ये देखो एक इसका चार्ट। डिफ्लेशन मतलब नेगेटिव, डिसइंफ्लेशन अप टू 0%, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब प्राइस राइज होना शुरू हो जाए। यहां पर क्या हो रहा है, देखो 0। यहां पर क्या हो रहा है, प्राइसेस जो हैं, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। डिफ्लेशन में नेगेटिव होना शुरू हो जाए, प्राइस राइज, प्राइस डिक्रीज। डिफ्लेशन के अंदर प्राइस डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन 0 से नीचे नहीं जा रहा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन अप टू 3%, वॉकिंग 3 to 10, फिर उसके बाद रनिंग 10 to 20, फिर उसके बाद गैलोपिंग 20 to 1000, फिर उसके बाद हाइपर मोर देन 1000। ठीक है, सब समझ गए ये? चलो, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में करते हैं अगले नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, टिल देन आप इस वीडियो को बार बार देखिए। देखो 3-4-5 बार इस वीडियो को देख लोगे ना, 3-4-5 बार नोट्स में से अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स एकदम टिप्स पे हो जाएंगे, चीज़ें एकदम सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपके लिए। समझा मैंने आपको पूरा दिया। कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही हो, वीडियो को दोबारा देख लो। फिर भी ना दूर हो रही हो तो आपको पता ही है, वेबसाइट में आप वहाँ पे फॉर्म भर के मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ से भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट? या फिर हम पीरियोडिकली लाइव सेशंस भी रखेंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।